हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग होती क्या चीज़ है? देखो, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन को नॉर्मली हम दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं मास प्रोडक्शन, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन हो रही है, लगातार उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको हम सामान को स्टॉक कर रहे हैं, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, जो हमारे आर्टिकल्स बन रहे हैं, वो सेम होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट जो 100 है, उन दोनों में कोई फ़र्क हम नहीं बता सकते कि दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों बिल्कुल ही सेम होते हैं। जैसे कि हमने ईंट बनाई है, तो पहली ईंट बन रही है वो भी सेम वैसे ही है जैसे कि हमने 50th ईंट बनाई है। सो यहाँ पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इसका ऐसा साइज़ होगा, इसका ऐसा शेप होगा, इसका इस तरीके का कलर होगा, तो हम उसी सेम चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा जो प्रोडक्शन होता है वो कस्टमर की नीड्स के हिसाब से होता है, कस्टमर की नीड्स या रिक्वायरमेंट। सपोज हम अब जाते हैं किसी टेलर के पास, हमने उसे कहा कि हमारी जो साइज़ की कोई ड्रेस बना दीजिए, जिसमें मैंने ये बताया कि इसमें ये कलर होना चाहिए, इस तरीके की उसमें एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, इस तरीके का उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, तो किस कपड़े का क्या उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, उसका दुपट्टा कैसा होगा, तो वो क्या है, मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट। और देखो, कोई भी दो कस्टमर्स कभी सेम चीज़ या उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड्स है, वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। तो कस्टमर की नीड्स के हिसाब से हम 3 तरीके की कॉस्टिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट आती है हमारी जॉब कॉस्टिंग, सेकंड आती है बैच कॉस्टिंग और तीसरी आती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे कस्टमर की नीड्स के हिसाब से, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो सामान बन रहा है। मास प्रोडक्शन में हमने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा था, मतलब जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी लागत आ रही है, उसको हम डिवाइड कर देते थे कि हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं उससे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। देखो, जॉब कॉस्टिंग जो है, इसमें कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। एक कस्टमर का जो प्रोडक्ट है, जो सामान, सपोज मैंने कोई फर्नीचर बनवाना है अपने घर के लिए, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट अलग होगी और दूसरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होगी। हर एक जॉब को, हर एक काम को अलग से नंबर दिया जाएगा। जो काम होगा वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हर एक काम को एक अलग से हम कॉस्ट यूनिट मानेंगे, उन कॉस्ट यूनिट्स को हम अलग अलग नंबर देंगे, उनका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे अलग से, मतलब उनको एक सेपरेट हम काम मान लेते हैं और उसका सारा जो अकाउंट है वो सेपरेटली ही चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो कंप्लीट होने की जो लागत है हमारी, जो कॉस्ट ऑफ हमारी उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट है, उस जॉब की लागत है, वो कब हम एसरटेन कर पाएंगे, कब हम कैलकुलेट कर पाएंगे? आफ्टर कंप्लीशन, मतलब जब काम कंप्लीट हो गया है उसके बाद ही हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन का काम कैसे रहेगा वो हम देखते हैं। देखो, हमने एक चीज़ कही कि हर एक जॉब को अलग से नंबर दिया जाएगा, जैसे कि
जॉब नंबर 101, मतलब 101 जॉब हमारी चल रही है। ये जो जॉब कॉस्टिंग में हम स्टडी करते हैं ये कम ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब बहुत ही छोटे टाइम में, या हम ये बोल सकते हैं कि लेस देन 1 ईयर में ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर ये 1 साल से ज़्यादा टाइम लेता है तो हम इसके बदले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टी होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके हिसाब से काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से काम करता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्रोड्यूसर है और दूसरा क्या है, कस्टमर है। मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर काम कर रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर किसके हिसाब से काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से। ये बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डैम्स बनाने हैं, हमें हाईवेज बनाने हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, या हमें कोई और बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, बिल्डिंग्स बनानी है हमें। तो वो सारे जो सारे समझौते होंगे वो आएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर के लिए चलेंगे। तो उसका एक सेपरेट परफॉर्मा है, बिल्कुल सेपरेट है वो। अभी हम कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। देखो हर एक जॉब को अलग से नंबर दिया जाता है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जॉब कॉस्ट शीट। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कॉस्ट शीट लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, जॉब कॉस्ट शीट, उस पर्टिकुलर काम की जो कॉस्ट शीट है वो हम बना रहे हैं। और जॉब नंबर क्या है, 101। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट। कुछ मटेरियल लगेगा हमारा, तो यहाँ पर है डायरेक्ट मटेरियल। सपोज 10,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लग गया। डायरेक्ट लेबर 50,000 की डायरेक्ट लेबर लग गई है। इन दोनों को ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोई नहीं थे, हमने क्या निकाल दिया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई मेरी, 60,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, या हम वेरिएबल ओवरहेड्स भी आपको यहाँ पर दिया हो सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, सपोज फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं आपके 20% ऑफ लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 20% ऑफ लेबर कॉस्ट कितनी थी, 50,000। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10,000 आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई यहाँ पर, कितना आ गया यहाँ पर, 70,000। प्लस कोई और अगर एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, उनको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम कुछ भी प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, यहाँ पर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। अगर आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है इट इज़ 20% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी यहाँ पर आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज ये आई है हमारी 1 लाख, 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, तो 1 लाख का 20%, 20,000 इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ये आ जाएगी मेरी सेल्स। अगर हमारा प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पर दिया हो तो हम क्या करेंगे, दिया हो 20% ऑन सेल्स, तो हम क्या करेंगे 20% इनटू हमारी कॉस्ट कितनी थी, जितनी कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट का परसेंटेज।
तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट थी हमारी सपोज 1 लाख, डिवाइडेड बाय 100 में से -20% करेंगे हम। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 80%, 2 4 ज़ा 80, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 20 25,000। तो प्रॉफिट अगर सेल्स के बेसिस पर है तो आ जाएगा 25,000। इस तरीके से प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर हम सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मेट। हर एक जॉब के लिए अलग से हमारा जो कॉस्ट निकालने का तरीका रहेगा, अलग से सबके लिए जॉब कॉस्ट शीट बनेगी। हर एक जो जॉब है उसको अलग से नंबर दिया जाएगा और टोटल कॉस्ट कब निकलेगी, जब वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। जॉब कॉस्टिंग के बाद हम देखते हैं बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में क्या फ़र्क होता है? देखो, बैच भी है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, मगर यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको इकट्ठा किया जाता है और जो प्रोडक्शन है वो एक लोट में होता है। जैसे कि एल साइज़ की कोई टी शर्ट बन रही है, एल साइज़ की टी शर्ट का एक लोट बनेगा जिसमें हो सकता है 100 टी शर्ट्स एक साथ बन जाएं। तो जिन लोगों को एल साइज़ आता है उनके लिए एक अलग से लोट बन गया, जिनको रेड कलर में वो टी शर्ट चाहिए उनको अलग से लोट बन गया है। तो अलग से एक लोट होता है। जैसे कि बिस्किट्स बना रहे हैं तो बिस्किट्स बनाने वाली जो ट्रे है उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ जो हमारे यूनिट्स आएंगे। जॉब में क्या कर रहे थे, एक यूनिट एक जॉब को मान रहे थे। यहाँ पर बैच में क्या है, इकट्ठे कुछ सपोज यहाँ पर ये 500 बिस्किट्स इकट्ठे बेक हो सकते हैं, तो ये 500 का एक लोट बन गया है। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट निकलेगी हमारे एक बैच की, कॉस्ट ऑफ बैच, या हम उसको लोट बोल सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ उस पर्टिकुलर बैच की, दूसरे बैच की नहीं, सिर्फ उसी बैच की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बैच जो हम कॉस्टिंग करते हैं उसमें एक चीज़ बहुत ही हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए कि हमारी टोटल कॉस्ट लो हो, टोटल कॉस्ट लो भी नहीं, टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो वहाँ पर हम दो चीज़ें देखते हैं, कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर हम सेटअप कॉस्ट देखेंगे, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, एनुअल कंजम्पशन कितनी है, 2AS डिवाइडेड बाय O अंडर रूट। अब सेटअप कॉस्ट क्या है, देखो ये जो बैच है ये बिस्किट्स बना रहा है राउंड शेप के। अब दूसरा जो बैच है वो हमें बिस्किट राउंड शेप की बजाय चाहिए ट्रायंगल शेप में। तो उसके लिए मुझे मशीन का सेटअप करना पड़ेगा, उसमें मुझे कोई और साइज़ डालना पड़ेगा, कोई और ढांचा डालना पड़ेगा, तो मेरा ये जो बिस्किट है वो इस शेप में कट होकर या बेक होकर आएगा। तो वो सारे जो खर्चे उसके लगेंगे वो होते हैं हमारे सेटअप कॉस्ट। उसके लिए एक अलग से इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए अलग से ढांचा चाहिए, अलग से ट्रे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आएंगी सेटअप कॉस्ट में। बाकी जो सारा खर्चा है वो आएगा मेरा कैरिंग कॉस्ट में, जो कि वेरिएबल नेचर का होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बैच में कितने यूनिट्स बने हैं, टोटल कॉस्ट हम बैच की निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने थे उस पर्टिकुलर बैच में। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है उस पर्टिकुलर बैच की। तो ये है हमारा बैच